प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8 शरीर में गति। यहाँ हम शरीर में होने वाली विभिन्न गतियाँ कैसे होती हैं इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं गति क्या है। किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। हमारे शरीर में और अन्य जीवों में कई तरह की गतियाँ होती हैं। तो अगर आप प्रश्न लिखते हैं कि गति क्या है, क्योंकि हम शरीर में गति को पढ़ रहे हैं तो पहले गति को जानना होगा। तो गति क्या है? किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति है। अगर आप एक कदम आगे चलते हैं तो आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। अगर आप हाथ हिला रहे हैं तो आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। स्थिति में परिवर्तन गति है। गमन क्या है? यहाँ हालांकि हम गमन और गति को एक ही शब्द से लेते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अंतर है कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है तो ऐसी गति को गमन कहते हैं। गति और गमन का अर्थ एक ही है, लेकिन जीव विज्ञान में दोनों का अर्थ थोड़ा अलग अलग हो जाता है। हमारे शरीर में दिल का धड़कना, खून का संचार गति का उदाहरण है, लेकिन जब हमारा पूरा शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तब हम उसे गमन कहते हैं। तो गमन क्या है? जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है तो ऐसी गति को हम गमन कहते हैं। अब अगर हम शरीर में देखें तो जब हम गति करते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम गति करते हैं। तो अब देखिएगा हमारा शरीर कुछ निश्चित स्थानों पर ही मुड़ रहा है। क्या हमारा पूरा शरीर मुड़ सकता है? नहीं। हमारी बाजू कहाँ से मुड़ती है? कोहनी और हाथों से मुड़ती है। इसी तरह हमारी टांगों को देखिए आप, तो कूल्हे के जोड़ से या घुटने से या पैरों से ही मोड़ होता है। बीच के हिस्सों में आपको मोड़ दिखाई नहीं देगा। ये जो मुड़ने की जगह है ये कुछ विशिष्ट जगह हैं। तो इसी के बारे में आइए विस्तार से पढ़ते हैं। तो इसे हम कहते हैं जोड़ या संधि। तो जोड़ क्या है? दो या दो से अधिक अस्थियों का मिलन होता है, उस स्थान को जोड़ या संधि कहते हैं। तो जहां पर दो या दो से अधिक अस्थियों का मिलन होता है उस स्थान को संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए कोहनी, घुटना, कंधा आदि में संधि। दो अस्थियां आपस में, अब ये तो हुई संधि की बात। संधि मतलब जहां दो अस्थियां आपस में मिल रही हैं। अब देखिएगा हमारी जो अस्थियां हैं वो मुड़ती कहां से हैं? ठीक वहीं से मुड़ती हैं जहां दो अस्थियां आपस में जुड़ती हैं। तो ये स्थान जो है ये संधि स्थान कहलाता है। तो दो अस्थियां आपस में जुड़ती कैसे हैं? दो अस्थियां आपस में लिगामेंट या स्नायु उत्तक के द्वारा जुड़ी होती हैं। तो यहाँ एक उत्तक है जिसे अस्थिरज्जु या स्नायु उत्तक कहा जाता है, और लिगामेंट भी कहते हैं। इससे जुड़ी होती हैं आपस में ये अस्थियां। और अस्थियां जो है मांसपेशियों से भी जुड़ी होती हैं। आप देखेंगे तो अपनी बाजू को पकड़कर आप देखिएगा तो आप हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियों को ठीक ठीक महसूस कर सकते हैं। तो ये जो मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं ये भी यहाँ एक उत्तक द्वारा जुड़ी होती हैं। इस उत्तक का नाम है कंडरा उत्तक। तो कोई भी अस्थि किसी पेशी से टेंडन या कंडरा की सहायता से जुड़ी होती है। तो हमने अभी जाना जोड़ क्या है या संधि क्या है। जहां पर दो या दो से अधिक अस्थियां का मिलन होता है उस स्थान को संधि कहते हैं। जैसे कि कोहनी, घुटना, कंधा, ये सब क्या है? ये सब संधि स्थल हैं, संधि की जगह हैं। तो ये इन संधियों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिस संधि के बारे में जानते हैं वो है, अब संधियां अनेक प्रकार की हैं। तो सबसे पहले हम संधि को पढ़ेंगे कंदूक खलिका संधि। नाम ही बता रहा है। अगर आपने संस्कृत थोड़ी पढ़ी है तो कंदूक का मतलब होता है गेंद। कंदूक और खलिका, तो एक गड्ढा जैसे हमारी ओखली होती है उस तरह की, और साथ में एक कंदूक यानी कि गेंद। तो एक हड्डी में तो यहाँ गड्ढा होता है और दूसरी हड्डी जो है वो गोल गेंद की तरह होती है। तो इस प्रकार की संधि में एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी संधियों में, सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। तो इस सभी प्रकार से घूम सकती है। अब यहाँ आप कंधे की अस्थि को देखिए। कंधे में क्या होता है कि यहाँ जो है कंधे के हड्डी में जो है कंधे की जो अस्थि है उसमें तो गोल हिस्सा है कटोरी जैसा, और दूसरी साइड जो हमारी बाजू की अस्थि है उसमें आपको कंदूक जैसा हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे पर मूवमेंट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी बाजू को घुमा कर देखें तो लगभग सभी दिशाओं में आप अपनी बाजू को आसानी से घुमा सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो कूल्हे की श्रोणी अस्थि है, ये जो कूल्हे की श्रोणी अस्थि है, इस श्रोणी अस्थि में कटोरी है, और आप साथ में देख रहे हैं कि इस कटोरी में ये जो गेंद जैसी संरचना है जो हमारी जांघ की हड्डी की है वो इसमें धंसी हुई है।
तो इस तरह से ये जो कंदूक और खलिका वाली जो संधि होगी, कंदूक एक कंदूक वाला हिस्सा और दूसरा हिस्सा खलिका की तरह होता है, ऐसी जो संधि होती है उसे कहते हैं कंदूक खलिका संधि। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये कहाँ है तो आप उदाहरण दे सकते हैं, कंधे की जो संधि है वो भी कंदूक खलिका संधि है, और हमारे कूल्हे की जो संधि है, कूल्हे की जांघ की हड्डी के साथ जो संधि बनती है वो भी एक कंदूक खलिका संधि है। तो आइए अगली संधि के बारे में जानते हैं। अगली संधि है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि में क्या होता है, ऐसी संधि जिसमें एक बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, धुराग्र संधि कहलाती है। तो आप इसे बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हैं। अब यहां देखिए ये कुछ इस तरह से है कि एक गोल छल्ला है और उसके बीचों बीच एक अस्थि खड़ी है जो घूम सकती है, या इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि एक गोल छल्ला है और उसके बीचों बीच एक अस्थि खड़ी है। ये जो संधि है ये हमारी संधि पाई जाती है गर्दन में। जहां खोपड़ी और गर्दन आपस में मिलते हैं, ये जो ऊपर की ओर यहाँ बीचों बीच जॉइंट जो है, इसी कारण हम अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमा सकते हैं। तो इस संधि में विशेषता क्या है, खोपड़ी और मेरुदंड के बीच की संधि धुराग्र संधि है। इस तरह के जोड़ में कई सतहों में गति संभव है, जैसे कि ऊपर नीचे और दाएं बाएं। तो हम या तो दाएं बाएं से घुमा सकते हैं या ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। तो ऐसी जब हम संधि कोई करते हैं, ऐसी जब हम कोई गति कर सकते हैं, तो वो संधि कौन सी है, धुराग्र संधि। तो ये कहां पर पाई जाती है धुराग्र संधि, खोपड़ी और मेरुदंड जो हमारी रीढ़ की हड्डी है और खोपड़ी जो है, इनके बीच में जो संधि है वो इस तरह की है। ये आप उनके बीच की हड्डियों को देख रहे हैं, ये जो है गर्दन की हड्डी आपको दिखाई दे रही, खोपड़ी का जो छल्ला हो गया एक तरह से, और ये हड्डी हो गई। अगर हम इसे ऐसे मान लें कि छल्ले में एक अस्थि खड़ी है और घूम रही है, तो वो सिर्फ दाएं बाएं या ऊपर नीचे घूम सकती है। आइए हम अगले संधि के बारे में जानते हैं। अगली संधि है हिंज संधि। ऐसी संधि जो केवल आगे और पीछे केवल एक ही दिशा में गति करती है, हिंज संधि कहलाती है। उदाहरण कोहनी की संधि या घुटने की संधि। अब यहां देखिए, जैसे कि अगर ये वाला जो हिस्सा है, इसमें अगर हम इस गोल हिस्से को रखकर घुमाएं तो हम केवल एक ही दिशा में इसको घुमा पाएंगे, दाएं बाएं या ऊपर नीचे, लेकिन हम इसे सभी दिशाओं में नहीं घुमा सकते। ये ऐसा है जैसे दरवाजे का कब्जा होता है, आप दरवाजे खोलते हैं तो कब्जा एक जगह जाकर अड़ जाता है, अब उससे ज्यादा और नहीं खोल सकते हैं। तो कब्जा एक तरह से खुलता है और उसके बाद अड़ जाता है। तो ये है हमारी हिंज संधि। हिंज का अर्थ ही कब्जा है। तो हिंज संधि जिसमें केवल आगे और पीछे केवल एक ही दिशा में गति करती है। तो आप देखिएगा, आपकी कुहनी की गति को देखिए, यदि आप इसके घुटने की आप देखिए, चित्र में लड़की दौड़ रही है जो, इसकी आप घुटने की गति को देखिए तो यह केवल इसको आगे पीछे ही मोड़ सकती है। इसी प्रकार से हमारी कुहनी को भी हम आगे पीछे ही मोड़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये घुटने की संधि है। देखिए ये केवल एक ही दिशा में, सीधा होने के बाद और आगे नहीं जा सकती। हम अपने पैर को अपने आगे की ओर नहीं मोड़ सकते, बल्कि पीछे की ओर ले जा सकते हैं घुटने के द्वारा। तो ये जो संधि है, ये संधि है हिंज संधि, कब्जे जैसी संधि। जैसे कब्जे काम करते हैं वैसे काम करती है। तो ऐसी संधि जो केवल आगे और पीछे केवल एक ही दिशा में गति करती है, हिंज संधि कहलाती है। उदाहरण के लिए कोहनी की संधि या घुटने की संधि। आइए अगली संधि के बारे में पढ़ते हैं, अचल संधि। तो वे संधि जिसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती, अचल संधि कहलाती है। उदाहरण के लिए खोपड़ी की संधि। आप यहाँ खोपड़ी देख रहे हैं, ये जो मानव खोपड़ी है इसमें दो अस्थियां जो मिली होती हैं। आप यहाँ देखिए बीच में बहुत सारी अस्थियां इसमें हैं जो जुड़ी हुई हैं आपस में, ये संधियों द्वारा जुड़ी हुई हैं। अब ये जो संधि है इसमें किसी प्रकार की कोई गति संभव नहीं है, तो ऐसी संधि को हम कहते हैं अचल संधि। शब्द ही बचा रहा है अचल, जो चलती नहीं, जो हिलती नहीं। तो ऐसी संधि जिसमें बिल्कुल कोई किसी प्रकार की गति नहीं होती, उसे कहते हैं अचल संधि। तो वे संधि जिसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है, अचल संधि कहलाती है, जैसे खोपड़ी में संधि। तो ये हमने पढ़ा विभिन्न प्रकार की संधियों के बारे में। अगले लेसन में, अगले वीडियो में हम हमारे कंकाल को, यानी कि हमारे अस्थियों के पूरे ढांचे को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अच्छे से अभ्यास कर लें।